हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक टच। एक्चुअली बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे बहुत कंफ्यूजिंग थे, तो इसीलिए मैंने कुछ पीवाईक्यूज ले लिए जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे और थोड़े से गलत थे, तो बच्चे जिसके अंदर कंफ्यूज हो सकते थे या फिर हम जिसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किए। सो लेट्स गो, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो लेट्स गो विद दैट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया था और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज थे। तुम्हें क्या लिखना था? राइट लॉक लिखना था इन दोनों ट्रांजैक्शंस के लिए। इन दो ट्रांजैक्शंस के लिए तुम्हें क्या करना था? लॉक लिखना था, ठीक है। और लास्ट में चेक करना था कि ये डेड लॉक है कि नहीं। तो बहुत ईजी है, एक्चुअल में बहुत ईजी है। तो लेट्स गो विद दैट, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया ना तो इसको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि इसके मार्क्स बहुत ईजी है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास दो टाइप्स के लॉक होते हैं, एक होता है शेयर लॉक और एक है एक्सक्लूसिव लॉक। तो तुम पहले क्या करोगे? शेयर लॉक कंसीडर करोगे एस ऑफ एक्स, ठीक है। फिर एक एक्सक्लूसिव लॉक कंसीडर करोगे एक्स एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सक्लूसिव लॉक। अब तुमने क्या किया? दो लॉक्स को कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब तुम्हें इन दोनों के लिए क्या करना है? ये लॉक लिखना है। अब तुम्हें एक बात याद रखनी है कि जब रीड ऑपरेशन रहेगा तब तुम्हारा शेयर लॉक लगता है, और जब तुम्हारा राइट ऑपरेशन होता है तब तुम्हारा एक्सक्लूसिव ऑपरेशन लॉक लगता है, ठीक है। तो ये बात तुम्हारे ध्यान में आ गई। तो लेट्स से पहले हम T31 के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो विद T31। इसके लिए भी हम लॉक लिखेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है? रीड ए। जब रीड होना है तो हम क्या लिखेंगे? शेयर लॉक लगाएंगे। तो पहले हम लगाएंगे एस लॉक, इसके ऊपर ए के ऊपर। एक्स मतलब यहाँ पे क्या होता है? ए। एक्स मतलब यहाँ पे क्या होता है? ए बी, यानी कि यहाँ पे जो ए बी है वो यहाँ पे क्या होता है? एक्स होता है। फॉर्मूले के अंदर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एस ऑफ एक्स यहाँ पे रीड करना है तो हम क्या लगाएंगे? शेयर लॉक लगाएंगे। शेयर लॉक लगाएंगे किसके ऊपर? ए के ऊपर। तो एस लॉक ए। उसके बाद रीड ए एज इट लिख दोगे, ठीक है। पहले लॉक लगाओगे फिर रीड लिखोगे, ठीक है। इसके बाद कॉमा भी करते जाना है। उसके बाद फिर से क्या है? रीड भी आया तो क्या करोगे? एस लॉक बी, फिर से रीड बी, यानी कि तुमने दो लॉक लगा दिए, शेयर लॉक लगा दिए। क्यों? क्योंकि रीड के ऊपर हम शेयर लॉक लगाते हैं, ठीक है। अब तुम्हें कंडीशन आएगी इफ ए इक्वल टू 0 देन, तो ये जो कंडीशन आएगी ना वो इसके अंदर एज इट इज लिखी जाती है। तो हम इस कंडीशन को भी लिख देंगे। जब भी तुम्हारे इसके अंदर कंडीशन आती है तो तुम उसको एज इट इज लिख देते हो। तो इफ ए इक्वल टू 0 देन अभी हमें क्या बोला है कि बी को b+1 कर दो, बी को b+1 कर दो, यानी कि बी को अपग्रेड करो, बी को इस b+1 के अंदर अपग्रेड कर दो। तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिखोगे? अपग्रेड। अपग्रेड ये कीवर्ड है, अपग्रेड बी से b+1 के अंदर, यानी कि तुम क्या कर रहे हो? राइट कर रहे हो, बी को b+1 राइट कर रहे हो। राइट मतलब कौन सा लॉक? एक्सक्लूसिव लॉक। तो यहाँ पे लगेगा एक्सक्लूसिव लॉक बी, अपग्रेड बी टू एक्स लॉक बी, यानी कि तुम्हें क्या करना है? बी को b+1 के अंदर लिख देना है। और कंडीशन क्या थी तुम्हारी? बी इक्वल टू b+1, ठीक है। ये था, इतना तुमने लिख लिया। अब उसके बाद क्या है तुम्हारा? राइट बी। अब राइट बी के पहले एक्सक्लूसिव लॉक हमने लगा दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे ही क्या कर दिया? एक्सक्लूसिव लॉक लगा दिया। तो हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे राइट बी। और अब ये जो हमारा इफ स्टेटमेंट है उसको हम एंड कर देंगे। तो एंड इफ, और ये तुम्हारा हो चुका है, तुम्हारा लॉक क्रिएट हो चुका है। तुमने दोनों लॉक लगा दिए, राइट के ऊपर भी लॉक लगा दिया, रीड के ऊपर भी लॉक लगा दिया। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है? इस ए और बी के लिए लॉक्स को अनलॉक कर देना है, ठीक है। अनलॉक ए और अनलॉक बी। अनलॉक तो तुम हमेशा ही करोगे ना, अनलॉक तुम हमेशा ही करते हो। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर T31 के लिए। आई होप सो तुम्हें ये आंसर बहुत इजीली समझ में आया होगा, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, बहुत ईजी है। चलो फिर से एक बार T32 के लिए कर लेते हैं, तो तुम्हें और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में लेता हूँ मैं, एक मिनट। तो लेट्स गो, ठीक है। तो T32 का जो ऑपरेशन था वो ऐसा था कि पहले तुम करोगे रीड बी को, उसके बाद रीड करोगे ए को, ठीक है। उसके बाद इफ बी इज इक्वल टू 0 देन तुम्हारा ए हो जाएगा a+1 और राइट करोगे तुम ए को, ठीक है। तो देखो इधर तुम्हें क्या करना है? लेट्स गो, तुम्हें फिर से लॉक लगाना है। तो रीड के ऊपर कौन सा लॉक लगा हुआ है? शेयर लॉक। तो शेयर लॉक क्या था? एस लॉक ए के ऊपर, सॉरी बी है यहाँ पे, ऊपर बी है तो बी के ऊपर हमने क्या कर दिया? शेयर लॉक लगा दिया, ठीक है। अब फिर से रीड बी करोगे, ठीक है, रीड बी। उसके बाद रीड ए, तो फिर से ए के ऊपर एस लॉक लगाओगे, एस लॉक ए और रीड ए। उसके बाद क्या है? इफ बी इक्वल टू 0 देन, फिर से वही लिख दोगे, इफ बी इक्वल टू 0 देन। अब तुम्हें क्या करना है? ए को a+1 के अंदर अपग्रेड करना है, मतलब ए को a+1 पुट करना है। तो तुम क्या लिखोगे? सिंपली अपग्रेड ए टू एक्स लॉक ए, बस इतना सिंपली लिखना है। और किसके अंदर अपग्रेड करना है? ए तो a+1 में, तो ए से गया a+1 के अंदर, ठीक है। ये हो गया। फिर से राइट ए, तो राइट के लिए हमने एक्स लॉक लगा दिया है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं। तो इधर सिर्फ तुम लिखोगे राइट ए, ठीक है। और एट देन तुम दोनों के अनलॉक कर दोगे, अनलॉक तुम्हारा बी, क्योंकि हमने पहले बी को रीड किया था, और उसके बाद अनलॉक ए, यानी कि ए को तुमने अनलॉक कर दिया। दैट्स योर लॉक फॉर योर बोथ ऑफ द क्वेश्चंस। ये तुम्हारा सेकंड के लिए लॉक हो गया और वो तुम्हारा पहले के लिए लॉक हो गया। अब हमें एक और कंडीशन चेक करनी थी कि क्या यहाँ पे डेड लॉक आएगा कि नहीं। तो देखो जब तुमने ये दोनों फाइंड किया ना, तो इसके अंदर तुम्हें दिखेगा कि T31 ने क्या किया था? T31 ने क्या किया था? एस लॉक ए लगाया था, ठीक है। मतलब तुमने क्या किया था? ए को रीड किया था। फिर T32 ने क्या किया? बी के ऊपर एस लॉक लगा दिया, पहली बार, ठीक है। बी के ऊपर उसने पहली बार बी लॉक लगा दिया। फिर से T31 ने क्या किया? एक्स लॉक लगाया बी के ऊपर, ठीक है। और फिर से T32 ने क्या किया? एक्स लॉक लगाया ए के ऊपर। कंडीशन चेक करो ना भाई। देखो यहाँ पे क्या हुआ है? इसने T32 के वक्त तुमने क्या किया? ए को एक्स लॉक के अंदर कन्वर्ट किया था, मतलब ए के ऊपर क्या लगाया था? एक्स लॉक लगाया था। देखो यहाँ पे ए के ऊपर क्या लगाया था? एक्स लॉक लगाया था। और अगर तुम पीछे जाओगे, लेट्स से एक मिनट, तुम पीछे जाओगे तो तुम यहाँ पे देखोगे अपग्रेड बी टू एक्स लॉक बी, यानी कि बी के ऊपर तुमने क्या लगाया था? एक्स लॉक लगाया था T31 के वक्त। तो तुमने क्या किया? T31 के ऊपर वक्त क्या किया? बी के ऊपर एक्स लॉक लगाया, T32 के वक्त ए के ऊपर एक्स लॉक लगाया, और रीड दोनों में किया। T31 के ऊपर तुमने ए को एक्स लॉक किया, फिर एक्स लॉक को बी किया। तो अगर इसके लिए ये लॉक्ड है और इसके लिए ये लॉक्ड है, तो यहाँ पे तो डेड लॉक लग जाएगा, पक्की सी बात है। क्यों लग जाएगा? कि देखो फिर से एक बात समझो। वो कंडीशन हमने चेक की कि इसने इसको राइट किया, इसने इसको राइट किया। तो जब तक तुम्हारा T31 इसको रीड नहीं करेगा तो तब तक ये राइट नहीं कर पाएगा, और जब तक ये राइट नहीं कर पाएगा तब तक ये रीड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? डेड लॉक लग जाएगा। एंड दैट्स योर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं।
लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जेसॉन की इनकोडिंग और डिकोडिंग कैसे होती है जावा के अंदर, जो कि 2-3 बार रिपीट भी हो चुका है। एक्चुअली ये क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए एग्जाम में, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर है ही नहीं, फिर भी वो दे देते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम ले लेते हैं, ठीक है। और बहुत कंफ्यूजिंग भी ये क्वेश्चन है, तो हम इसको ले लेंगे। कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ईजी है, तो उसको समझना है। तो तुम्हारा जेसॉन इनकोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? जेसॉन क्या होता है? पहली बात तो तुम्हारा लाइट वेट टेक्स्ट फॉर्मेट रहेगा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन एप्लीकेशंस। अब जावा क्या करता है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का यूज करता है, जैसे कि org.json या फिर json, ये दोनों लाइब्रेरीज है जावा की, जो क्या करेगा, जावा ऑब्जेक्ट की इनकोडिंग करेगा या फिर डिकोडिंग करेगा। फिर से एक बार समझो, तुम्हारा जावास्क्रिप्ट जेसॉन क्या है, जावास्क्रिप्ट नहीं, जेसॉन क्या है, एक लाइट वेट टेक्स्ट फॉर्मेट है जो कि एक्सचेंज करता है डाटा का बिटवीन एप्लीकेशंस के अंदर। अब जावा के अंदर बहुत सारी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती है, जैसे कि org.json और json, इसको परफॉर्म करके हम क्या करते हैं, जावा के अंदर इनकोडिंग करते हैं या फिर डिकोडिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। अब इनकोडिंग, जिसको हम सीरियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इनकोडिंग मतलब जिसको हम सीरियलाइजेशन कहेंगे, लेट्स गो विद दैट, ठीक है। इनकोडिंग मींस कन्वर्टिंग जावा वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स इनटू जेसन ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग, यानी कि इनकोडिंग मतलब क्या, जावा वेरिएबल्स को जेसन ऑब्जेक्ट या फिर स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना, यानी कि जावा के वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट को जेसन के ऑब्जेक्ट या फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम कहते हैं इनकोडिंग। पहले तुम क्या करोगे, एक जेसन का ऑब्जेक्ट करोगे, क्रिएट करोगे। स्टेप्स के बारे में हम बात करें कि पहले तुम क्या करोगे, एक जेसन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, फिर उसके बाद इंसर्ट की वैल्यू डाटा यूजिंग पुट जो फंक्शन होगा तुम्हारे जावा के अंदर, उसका यूज करके तुम उसके अंदर जो वैल्यू उसको पुट करोगे और स्ट्रिंग का यूज करके उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे, तो उसको जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। फिर से एक बार समझो स्टेप क्या है, पहले तुम क्या करोगे, एक जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है। पहले क्या करोगे, एक जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, उस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर तुमने जो भी की वैल्यू डाटा है तुम्हारा, उसको इंसर्ट करोगे बाय यूजिंग पुट फंक्शन, और फिर उसको कन्वर्ट कर दोगे बाय यूजिंग टू स्ट्रिंग फंक्शन, दैट इज योर स्टेप्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे तुमने एक जेसन ऑब्जेक्ट किया जावा के अंदर ये कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर जावा के की वैल्यू डाटा को पुट किया बाय यूजिंग पुट फंक्शन, और फिर से इसमें अंदर हमने क्या किया, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग यूजिंग टू स्ट्रिंग, यानी कि टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज करके उसको टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये होता है तुम्हारा इनकोडिंग इन योर जावा। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, और ये कोड एग्जांपल है, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू बी, और आउटपुट भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो पहली बात, इस कोड को तुम्हें लिखना है वहाँ पे, ऐसा नहीं होगा कि कोड नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर और कुछ बातें नहीं है, वहाँ पे कोई स्टेप्स भी नहीं होती, ठीक है। तो वहाँ पे कोड ही होता है, तो कोड तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स गो विद दैट। तो देखो, पहले तुम क्या करोगे, तुम्हारे जेसन ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर लोगे, फिर पब्लिक क्लास लगाओ, क्लास तो तुम लगाओ ही लोगे जावा के अंदर। ये भी तुम जावा के अंदर क्या है वो समझ सकते हो कि पब्लिक स्टैटिक मेन वॉइड। अब यहाँ पे तुमने क्या, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर तुमने क्या किया, नेम सुमित पुट कर दिया, एज 20 पुट कर दी, और ऑब्जेक्ट डॉट पुट यूज करके जो पुट फंक्शन है उसको यूज करके ऑब्जेक्ट के अंदर सुमित नाम डाल दिया, एज 20 डाल दी, और सिटी पुणे डाल दी, ठीक है। फिर तुमने क्या किया, जेसन टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और फिर जेसन टेक्स्ट को प्रिंट कर दिया। इतना ही करना है। फिर से एक बार समझो, ये तुम्हारा क्या है, जावा का इंपोर्ट करने का स्टेटमेंट। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक क्लास, यहाँ पे हमने जावा के अंदर एक क्लास ले ली, फिर उस क्लास को हमने एक स्ट्रिंग के अंदर यानी कि एक फंक्शन ले लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, यानी कि यहाँ पे हमने मेन फंक्शन ले लिया। फिर तुमने क्या किया, एक जेसन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस जेसन का ऑब्जेक्ट के अंदर तुमने नया ऑब्जेक्ट डाल दिया, फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर तुमने पहले क्या डाला, नेम डॉट सुमित, उसके बाद वहाँ पे एज 20 डाल दी, फिर पुट डाल दिया कि सिटी पुणे, बट नासिक है, फिर भी पुणे चला जाएगा। फिर तुमने क्या किया, उस स्ट्रिंग को, जो जेसन टेक्स्ट वाली जो स्ट्रिंग थी, उसको तुमने कन्वर्ट किया ओल्ड डॉट टू स्ट्रिंग के, ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर, मतलब जो जेसन टेक्स्ट है उसको तुमने क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग इस फंक्शन को यूज करके उसको क्या कर दिया, मतलब तुमने एक नई स्ट्रिंग क्रिएट की यार जेसन टेक्स्ट नाम की, और उसको तुमने कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट डॉट टू के स्ट्रिंग के अंदर, और उसको एट द एंड प्रिंट कर दिया। और जब तुम प्रिंट करोगे तो तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा, सिंपल तुम्हारा जेसन का की वैल्यू पेयर, और कुछ नहीं, नेम सुमित एज 20 सिटी पुणे, दैट्स ऑल अबाउट योर इनकोडिंग। अभी हमें डिकोडिंग करनी है। डिकोडिंग मतलब क्या, फिर से जेसन की जो स्ट्रिंग है उसको जावा के अंदर कन्वर्ट करना, जेसन स्ट्रिंग को क्या करना, जावा के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। वही करना है फिर से, तो उल्टा करना है। अभी पहले ऊपर जो किया उसको उल्टा करना है। तो लेट्स से पहली स्टेप क्या, उसके पास जावा स्ट्रिंग इनटू जेसन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि जो जेसन की स्ट्रिंग है उसको जेसन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा उसके अंदर पुट करना है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट वैल्यूज यूजिंग गेट स्ट्रिंग गेट इंट, यानी कि जो वैल्यूज है उसको एक्सट्रैक्ट करना है बस यूजिंग गेट स्ट्रिंग एंड गेट इंट, ठीक है। लेट्स गो विद एग्जांपल, ठीक है। लेट्स गो विद द एग्जांपल, ठीक है। एग्जाम्पल तुम अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। पहले तुमने क्या किया, इंपोर्ट किया तुम्हारी स्ट्रिंग को, उसके बाद पब्लिक क्लास डिकोड एग्जांपल ले लिया, फिर तुमने मेन जो क्लास है उसको, ये तो इंपोर्ट तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट तो जरूरी है। इंपोर्ट अगर ऊपर लिख दोगे ना तो नीचे वाला कोड कोई चेक नहीं करने वाला ज्यादातर। अगर इंपोर्ट दिखा ना ऊपर, बहुत वो उधर ही फिदा हो जाएगा तुम पे, ठीक है। तो पब्लिक स्टेटेड वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, इधर हमने क्या किया, एक मेन फंक्शन ले लिया। अब देखो, स्ट्रिंग जेसन डाटा, यानी कि तुमने क्या की, जो स्ट्रिंग तुम्हारे पास है जेसन की वो कंसीडर कर ली, फिर उसको तुमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया। जेसन मतलब जिस तुमने जो स्ट्रिंग तुमने ली तुम्हारे जेसन फाइल से, उसको तुमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया, वही ये प्रोसेस है। फिर तुमने क्या किया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट था, यानी कि जो तुम्हारी स्ट्रिंग है उस नेम को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया, एज को ऑब्जेक्ट गेट यानी कि इंटीजर से गेट कर लिया, मतलब गेट करना मतलब क्या, जावा के अंदर इंपोर्ट करना। उसके बाद स्ट्रिंग सिटी यानी कि सिटी ले ली स्ट्रिंग के थ्रू, और उसके बाद इन तीनों को प्रिंट कर दिया। बस यही तुम्हारा स्टेप होता है डिकोडिंग के अंदर, ठीक है। अब देखो, इनकोडिंग और डिकोडिंग होती है बाय यूजिंग बोथ। और डिकोडिंग करोगे तो सिंपल यहाँ पे जावा के अंदर जो तुम्हारा कोड रन होगा और तुम्हें मिलेगा नेम इक्वल टू सुमित, एज इक्वल टू 20 और सिटी इक्वल टू पुणे, और कुछ नहीं होगा। आउटपुट के अंदर कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, और कुछ अलग चीज नहीं मिलेगी। अब इनकोडिंग एंड डिकोडिंग यूजिंग जेसन, यानी कि गूगल की लाइब्रेरी यूज करके भी हम क्या करते हैं, इनकोडिंग और डिकोडिंग करते हैं। जेसन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स जावा ऑब्जेक्ट्स टू जेसन एंड ऑब्जेक्ट जेसन टू जावा ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये जो इनकोडिंग है और वो डिकोडिंग है ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे मैनुअल करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली वो कर लेता है, ठीक है। तो लेट्स गो, ये थोड़ा सा इजी है तो तुम्हें भी मजा आएगा, ठीक है। तो देखो, तुमने क्या किया, एक क्लास क्रिएट की, तुमने क्या की, एक क्लास क्रिएट की, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। क्लास स्टूडेंट क्रिएट की, उसके अंदर स्ट्रिंग नेम लिया, स्ट्रिंग इंट एज ली, स्ट्रिंग सिटी ली। फिर से तुमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, यहाँ पे तुमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और नेम को नेम असाइन कर दिया, एज को एज असाइन कर दिया और सिटी को सिटी असाइन कर दिया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्लास। उसके अंदर अभी तुम इनकोडिंग करोगे बाय यूजिंग जेसन। जेसन का इनकोडिंग करना है तो फिर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, import.com.google.json.json। फिर तुम एक क्लास क्रिएट करोगे, जैसे हमने यहाँ पे किया जेसन इनकोड। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, यानी तुमने फंक्शन लिखा, फिर जो स्टूडेंट एस था, जो क्लास हमने ऊपर किया, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस, उसका क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर जो चीजें थे ऊपर वाली वो दे दी एज अ कंस्ट्रक्टर। फिर से तुमने क्या किया, ये जो फंक्शन है जेसन इसके एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जो क्लास जेसन था उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और स्ट्रिंग जेसन को जेसन डॉट जेसन टू जेसन के अंदर दे दिया, यानी कि जो हमने ऊपर दिया था एस को वो यहाँ पे दे दिया, और उसके थ्रू तुम्हारी इनकोडिंग हो जाएगी। तुम्हें मैनुअली इनकोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका एडवांटेज क्या है कि मैनुअल नहीं करना पड़ेगा, जब डाटा बड़ा होगा ना तो ये इजीली हो जाएगा, ऊपर बड़े डाटा के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
और फिर से डिकोडिंग करनी JSON की मदद से, तो वही करोगे तुम, इंपोर्ट करोगे, फिर पब्लिक क्लास JSON लोगे, फिर वॉइड स्ट्रिंग तुम्हारा मेन फंक्शन लोगे, फिर वो जो स्ट्रिंग है जिसको डिकोड करना है वो लोगे, फिर सीधे इस JSON फंक्शन के अंदर डालोगे न्यू JSON, फिर स्टूडेंट एस के अंदर ये जो JSON था ना, ये न्यू JSON, उसका JSON लोगे फ्रॉम JSON, और उसके अंदर जो स्ट्रिंग तुम्हें कन्वर्ट करनी है वो डाल दोगे, और एट देन वो तुम प्रिंट कर दोगे। सो दैट इज योर डिकोडिंग, ठीक है। एट देन समरी क्या रहेगी तुम्हारी, इनकोडिंग मतलब क्या, जावा ऑब्जेक्ट को JSON के अंदर कन्वर्ट करना, डिकोडिंग मतलब क्या, JSON को ऑब्जेक्ट को जावा स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना, और JSON क्या होता है वो तुम्हारा सिंपल API होता है, वो तुमने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। सो दैट इज योर क्वेश्चन कि जावा को कैसे, जावा के अंदर इनकोडिंग डिकोडिंग कैसे करते हैं। तो आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, सपोज ट्रांजैक्शन TI issues a read command on read item queue, how timestamp and protocol decides whether to allow the operation to be executed or not using timestamp based protocol of concurrency control, explain the situations when each transaction occurs। अब ये क्वेश्चन के अंदर पता नहीं मेरे को क्यों तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ये पूरी थ्योरी क्वेश्चन है, पूरी थ्योरी क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ये रटने वाली चीज़ है। मैंने तुम्हें ये एक्चुअली तुम्हारे जो लेक्चर था ना उसके अंदर पढ़ा दिया था, फिर भी बच्चों को क्यों समझ में नहीं आ रहा, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, ठीक है। फिर भी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्यों आ रहा है, तो ये यार ये तुम्हें पढ़ाया है ना, ये क्या लिखा है, सिर्फ जो रीड करना है और राइट करना है उसकी जो कंडीशन है वो लिखनी है, वो मैंने ऑलरेडी मेरे नोट्स के अंदर भी है, फिर भी ये क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये तुम्हें सिर्फ तुम्हारा थिंकिंग गलत है, तुम समझ नहीं रहे हो कि क्वेश्चन क्या पूछा, और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मैं, ठीक है। तो इसको मैं कवर करूंगा ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, टाइम स्टैम्प की कंडीशन लिखनी है रीड और राइट के लिए। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ टाइम स्टैम्प की जो कंडीशन होती है, टाइम स्टैम्प जो तुम्हारा प्रोटोकॉल होता है उसकी कंडीशन लिखनी है, और कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे वही कंडीशन लिख दो जो हमने थ्योरी के अंदर देखा था। देखो ये जो केस 1 थी, केस 2 था, यही कंडीशन हमें लिखनी है, और कुछ यहाँ पे नहीं लिखना है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे सिर्फ कौन सा अलाउ है कौन सा नहीं अलाउ है, वो वाली जो कंडीशन है जो मैंने तुम्हें थ्योरी के अंदर भी पढ़ाई थी वही यहाँ पे छाप के आनी है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इधर कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है। लेट्स गो नेक्स्ट, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन के अंदर भी बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन पासेस थ्रू सर्वर स्टेट्स अंटिल इट कमिट्स और अबॉर्ट्स लिस्ट ऑल पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स थ्रू ट्रांजैक्शन। अब देखो भाई, इधर ट्रांजैक्शन बीच में कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे सिंपल तुम्हें जो ट्रांजैक्शन की स्टेट्स हमने पढ़ी ना सारी वाली वो एक्सप्लेन करनी है। ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन पासेस थ्रू सर्वर स्टेट्स, तो कौन सी सर्वर स्टेट्स, कमिट के थ्रू, पार्शियल कमिट के थ्रू, यही जो स्टेप्स हमने पढ़ी थी, ये जो स्टेट्स है वही हमने पढ़ी थी, तो इसके अंदर ही कमिट हो रहा ना भाई, तो यही वहाँ पे लिखना है, और कुछ नहीं लिखना है। सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और समझो वहाँ पे क्या लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तुम वैसे ही कंफ्यूज जाओगे तो वो प्रॉब्लम है। इसके अंदर सिचुएशन व्हेन ईच ट्रांजैक्शन ऑकर्स, तो सिचुएशन क्या रहेगी, एक्टिव स्टेट कब होता है वो, उसके बाद एक्टिव कब रहेगा, पार्शियली कमिटेड कब रहेगा, एक्टिव फेल हो गया तो क्या होगा, पार्शियली कमिटेड अगर फेल हो गया तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलो इसको एक बार समझ ही लेते हैं। तो इसको हम समरी के थ्रू समझेंगे, ना कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तुम्हें वहाँ पे एक्टिव स्टेट, पार्शियली कमिटेड स्टेट, टर्मिनेट स्टेट, ये तो तुम एक्सप्लेन कर ही दोगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ स्टेट सीक्वेंस को एक्सप्लेन करूंगा। देखो अगर तुम्हारे एक्टिव स्टेटमेंट के अंदर तुम्हारा ट्रांजिशन एक्टिव स्टेट के ऊपर है और वो पार्शियली कमिट हो चुका है और वो कमिट भी हो चुका है, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, बस ये तुम्हारा ट्रांजिशन होता है। उसके बाद अगर एक्टिव स्टेट है उससे जो तुम्हारा ट्रांजेक्शन है वो फेल हो गया और अबॉर्ट हो गया, तो उसको तुम टर्मिनेट कर सकते हो। और उसके अंदर दूसरी कंडीशन आती है एक्टिव के अंदर, अगर एक्टिव ट्रांजेक्शन था वो अगर फेल स्टेट में चला गया, अगर फेल स्टेट से वो अबॉर्ट हो गया तो उसको तुम आइदर रीस्टार्ट कर सकते हो या फिर टर्मिनेट भी कर सकते हो, यानी कि आइदर उसको रिस्टार्ट करोगे या फिर टर्मिनेट करोगे, यही वहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे वो एक्सप्लेन करना कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो वो एक्सप्लेन करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वो तुम खुद से लिखोगे ना कि एक्टिव स्टेट का काम ये होता है, फाइनल स्टेट का ये होता है, टर्मिनेटेड स्टेट का ये काम होता है। उससे सिर्फ तुम्हें अज्यूम करना है कि कौन से ट्रांजिशन बनते हैं, तो ट्रांजिशन यही बनते हैं, यही जो चार है वही ट्रांजिशन बनेंगे, यही चार ट्रांजिशन बनेंगे और कोई ट्रांजिशन नहीं बनेगा, ठीक है। ठीक है, यही चार तुम स्क्रीनशॉट निकाल लो, यही ट्रांजिशन बनेंगे और कोई ट्रांजिशन नहीं बनेगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट योर हार्डन प्रॉब्लम्स, जो कि तुम्हें बहुत कंज्यूमिंग, बहुत तुम्हें हार्ड लग रहे थे, वो सब हमने कवर कर लिया, ठीक है। वाला क्वेश्चन रहते हैं जो कि वाईक्यू था और मेरे से वो छूट भी गया था मैं भी पढ़ाते वक्त, तो इसलिए फिर से कवर कर रहा हूँ। एनोमलीज क्या होती है, तो पहली होती है इंसर्शन एनोमली। इंसर्शन एनोमली का मीनिंग क्या रहेगा, देखो तुम जब तुम्हारे पास अगर तुम्हारे डाटाबेस के अंदर कोई वैल्यू मिसिंग है, तुम्हारे पास कोई डाटा तुम्हारे डाटाबेस के अंदर कोई वैल्यू मिसिंग है, तो तुम नए डाटा को उसके अंदर इंसर्ट नहीं कर पाते, ये तुम्हारी इंसर्शन एनोमली है। इंसर्शन एनोमली क्या है, अगर तुम्हारे पास कोई डाटा मिसिंग है तुम्हारे डाटाबेस के अंदर, तो तब उस वक्त तुम उसके अंदर कोई नया डाटा इंसर्ट नहीं कर पाते, ये एक एनोमली होती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो तुम्हारी नई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऐड होने वाली थी वो होती नहीं है, और जिसकी वजह से तुम्हारे लॉस ऑफ इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट थी उसका भी लॉस हो जाता है, क्योंकि वो जो नई इन्फॉर्मेशन थी वो तो इंसर्ट होनी चाहिए थी ना, बट वो इंसर्ट नहीं हुई। क्यों क्योंकि प्रीवियस टाइम में जो डाटा लॉस था उसकी वजह से वो इंसर्ट नहीं हो पाएगी, तो उसको हम कहते हैं इंसर्शन एनोमली, उसको हम कहेंगे इंसर्शन एनोमली। फिर से एक बार समझो इंसर्शन एनोमली क्या रहेगी, यू कैन नॉट इंसर्ट इनटू डाटा इनटू टेबल कॉज ऑल द डाटा मिसिंग, यानी कि अगर तुम्हारे टेबल के अंदर कोई डाटा मिसिंग है तो तुम उसके अंदर नई डाटा को ऐड नहीं कर पाते, वही तुम्हारी इंसर्शन एनोमली होती है, ठीक है। उसके बाद डिलीशन एनोमली का मतलब होता है कि अगर तुमने गलती से कोई डाटा को डिलीट कर दिया, दूसरे डाटा को डिलीट कर दिया, डिलीट वन रिकॉर्ड अनइंटेंशनली डिलीट अनदर इनटू, मतलब एक रिकॉर्ड को डिलीट करने गए और दूसरा रिकॉर्ड डिलीट हो गया, तो ये होता है तुम्हारा डिलीशन एनोमली, और जिसकी वजह से क्या होता है तुम्हारे डाटा का एक्सीडेंटल लॉस हो जाता है, ठीक है। और थर्ड वाली जो तुम्हारी लास्ट वाली एनोमली होती है वो अपडेट एनोमली होती है, ठीक है। अपडेट एनोमली का मतलब क्या है, डाटा स्टोर सेम एट मल्टीपल प्लेसेस अपडेटिंग वन अफेक्ट अदर, मतलब देखो एक ही जगह पे मल्टीपल डाटा को क्या कर दिया, सेम डाटा को मल्टीपल जगहों पे स्टोर कर दिया है, तो उससे क्या होगा, जब तुम एक सिंगल डाटा के ऊपर अपडेशन करने जाओगे, लेट्स से तुम्हारे पास मल्टीपल जगहों पे ए स्टोर है, ठीक है, मल्टीपल जगहों पे ए स्टोर है, तो जब भी तुम ए के ऊपर ऑपरेशन करते जाओगे ना, तो इस ए के अंदर भी चेंज होगा, इस ए के अंदर भी चेंज होगा, तो मल्टीपल चेंजेस होते रहेंगे और मल्टीपल डाटा वहाँ पे बनता रहेगा, तो जिसकी वजह से एक्यूरेसी भी नहीं आएगी, और एक्यूरेसी नहीं आएगी वो तो बात अलग ही है, और उसकी वजह से जो तुम्हारा स्टोरेज है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा, सो दैट इज योर प्रॉब्लम, इसलिए हम इसको कहेंगे अपडेट एनोमली। और यही तुम्हारी तीन एनोमली होती है और इसको वजह से ही तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन होता है, और इन नॉर्मलाइजेशन को यूज करके हम इस फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती है उसको यूज करके हम एनोमलीज की निकालते हैं। ये तुम्हारा पीवाईक्यू था और यहाँ पे कुछ नहीं है, और ये टॉपिक मेरे से रह भी गया था, इसलिए मैंने फिर से एक बार कवर कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चेक व्यू सीरियलाइजेबल, कि ये व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं, ये क्वेश्चन था और बहुत ट्रिकी लगता है बट बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तब तो ये पहले होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। इसका मीनिंग ये है कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। ये तुम समझ गए, ठीक है। तो लेट्स गो विद दैट। पहले बात करते हैं हम ए के लिए। अब यहाँ पे कितने आइटम्स है, एक ए और एक बी है। देखो यहाँ पे एक ए है और एक बी है, तो दो ही आइटम है। अगर सी होता तो सी भी ले लेते, बट यहाँ पे कितने आइटम है, दो ही है, ए और बी। तो लेट्स गो विद दैट। पहले तुम आइटम 1 के लिए चेक करोगे, ठीक है। अब देखो
आइटम 1 के लिए क्या चेक करोगे, T1 एंड T2 रीड ओरिजिनल वैल्यू ऑफ यानी कि ये जो T और T1 है क्या वो एक ही वैल्यू को रीड कर रहे हैं। हाँ देखो T2 ने एक ही वैल्यू को रीड किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीड होना चाहिए, एक मिनट। ओके हाँ, यहाँ पे ना ऊपर यहाँ पे रीड ए है, ठीक है। यहाँ पे रीड ए है और यहाँ पे T1 है, तो उतना सॉरी कि यहाँ पे रीड ए है, गलती से मैंने राइट लिख दिया था, राइट यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे रीड ए है, तो पहले T1 क्या करा है, ए को रीड करा है, और T2 भी क्या करा है, ए को रीड करा है। तो T1 और T2 दोनों भी ए को रीड करा है विद द ओरिजिनल वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अभी हमें क्या चेक करना है कि T2 ने और T1 में से T2 और T1 में से ए को सबसे पहले राइट किसने किया, सबसे पहले राइट किसने किया। तो देखो यहाँ पे हम गए ऐसे, पहले रीड ए किया, फिर ए किया, फिर ऐसे गए, रीड ए किया, फिर ए किया, फिर किया। हाँ, ए ने ए को सबसे पहले राइट किसने किया, T2 ने किया। तो क्या रहेगा, T2 राइट ए फर्स्ट। उसके बाद दूसरी बार किसने किया, खत्म, यानी कि लास्ट बार किसने किया। अब देखो लास्ट बार किया है तुम्हारे T1 ने, इसके बाद कभी राइट किया है क्या ए को, नहीं। मतलब लास्ट किसने किया है, तुम्हारे T1 ने, तो वही लिख दोगे कि तुम्हारे T2 ने राइट किया है ए को फर्स्टली, और T1 ने लास्ट राइट किया है ए को लास्ट किसने राइट किया है, T1 ने। चेक कैसे करोगे, देखो ऐसे चेक करते जाएंगे। हाँ, सबसे पहले बार राइट किसके पास आया, T2 के पास, तो T2 राइट विद ए फर्स्ट। अब नीचे से चेक करोगे, तो राइट किसने लिखा है, राइट ए फर्स्ट T1 ने, तो इसलिए तुमने लिखा T1 राइट लास्ट राइट ए, मतलब उसने लास्ट ली ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो फाइनल राइट कौन सा रहेगा T1 के ऊपर, क्योंकि वो लास्ट है, तो ऑब्वियसली वो T1 रहेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में सबसे राइट ए किसका है, T1 का है, इसलिए उसका फाइनल राइट क्या है, ए इक्वल टू T1। ए का फाइनल राइट T1 कैसे है, क्योंकि जो T1 है, T1 राइट ए लास्टली, ठीक है। फर्स्ट किसने लिखा था, T1, तो फाइनल राइट कौन आएगा, जो सबसे लास्ट में लिखेगा वही। ऑब्वियस सी बात है, नाम ही वही है ना। तो सबसे लास्ट में किसने लिखा है, यहाँ पे राइट ए सबसे लास्ट में कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, और वो किसने लिखा है, T1 ने, ट्रांजैक्शन 1 ने, इसलिए T1 तुम्हारी फाइनल राइट है आइटम ए के लिए। अब तुम आइटम बी के लिए भी वैसे ही चेक करोगे, T2 मतलब इन दोनों ने भी बी की वैल्यूज को रीड किया है, तो ओरिजिनल वैल्यूज रहेगी। देखो यहाँ पे रीड किया इसने और इसने यहाँ पे रीड किया है, तो ओरिजिनल वैल्यूज है उसके पास, ठीक है। अब T2 राइट बी लास्ट, यानी कि देखो अब फिर से नीचे से जाएंगे। हाँ, राइट बी यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है, किसने किया है, T2 ने, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, T2 राइट बी लास्ट, यानी T2 ने राइट को क्या किया है, लास्टली, राइट बी लास्टली किया है। उसके बाद फर्स्टली किसने किया है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ने तो इसने किया होगा। तो देखो फर्स्टली किसने किया है, ऊपर से चेक करते जाएंगे। तो देखो राइट बी सबसे पहले किसने किया है, ए ने किया, T1 ने किया, किसने किया है, ट्रांजैक्शन T1 ने, इसकी तरफ T1 है, इसकी तरफ T2 है। तो यहाँ पे सिंपली लिख दोगे T1 ने राइट बी किया है फर्स्टली और T2 ने राइट किया है लास्टली, तो जो लास्टली करता है वही फाइनल राइट होता है। तो फाइनल राइट क्या होगा, बी का T2 होगा। इतना हो गया। अब हम सीधे रूल ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे, जो कि तुमने पढ़ा होगा थियरी के अंदर, ठीक है। तो देखो पहले तुम क्या लोगे, इनिशियल रीड रूल, T1 रीड ए बिफोर एनी राइट ए, यानी कि T1 ने क्या किया, दोनों मतलब T1 के अंदर देखो कहीं पे भी राइट ए गलती से भी लिख रहा है, सबसे पहले क्या दिख रहा है तुम्हें, रीड ए, यानी कि T1 ने कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म किया है, रीड ए। वैसे एक बार T2 के अंदर भी तुम देखोगे तो पहले रीड ए फिर यहाँ पे राइट ए, यानी कि सबसे पहले दोनों भी जगह पे क्या हो गया था, रीड ऑपरेशन हो गया था। तो वही वहाँ पे लिखा है कि T1 ने ए को रीड किया बिफोर एनी राइट और T2 ने भी ए को रीड किया बिफोर एनी राइट। तो देयरफॉर बोथ ए आर इनिशियल वैल्यू, मतलब ए के लिए दोनों भी क्या है, इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। अब वैसे बी के लिए चेक करते हैं। देखो बी के लिए यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो। तो देखो पहली बार रीड को यहाँ पे रीड किया है बी को यहाँ पे, और दूसरी बार यहाँ पे। तो T1 के अंदर क्या रीड बी के पहले कोई राइट भी है, नहीं, वो लास्ट में। यहाँ पे T2 के अंदर रीड बी के पहले कोई राइट भी है, नहीं, वो लास्ट में। तो यानी कि यहाँ पे जो रीड बी है और यहाँ पे भी जो रीड बी है वो किसी भी राइट बी के पहले आया था, तो वही लिख दोगे कि फॉर T2 रीड बी बिफोर एनी राइट, T1 रीड बी बिफोर एनी राइट बी, देयरफॉर बोथ रीड बी इनिशियल वैल्यू। यानी कि इनिशियल वैल्यू मतलब क्या, सबसे वैल्यू, मतलब एक इनिशियली रीड किसने किया है, इनिशियली रीड किसने किया है। तो देखो यहाँ पे रीड इसने किया है और इसने रीड किया है, मतलब इनिशियली चेक कैसे करता है कि देखो इसके अंदर अगर रीड है, इस रीड ए के अगर यहाँ पे अगर राइट ए होता ना, तो इसने इसको इनिशियली रीड नहीं किया होता, ठीक है। बट यहाँ पे राइट ए इसके ऊपर है ही नहीं, इसलिए उसने रीड ए किया है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होगी। क्यों, क्योंकि T1 T2 की तरफ जा रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है, T1 ने ए को पहले रीड किया और फिर इसने भी रीड किया, तो T1 T2 से गया, फिर T2 से T1 गया, तो ये सेटिस्फाइड हो चुकी है हमारी बात, ठीक है। अब रीड फॉर्मूला रूल, रीड फॉर्म रूल के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि सबसे पहले रीड किसने किया और वो वाला। तो देखो नो ट्रांजैक्शन रीड वैल्यू रिटन बाय अनदर ट्रांजैक्शन, मतलब यहाँ पे लेट्स से इस ट्रांजैक्शन का यूज करके, इस ट्रांजैक्शन में कोई भी रीड वैल्यू रीड नहीं करी गई है, इसकी वजह से यहाँ पे ऐसा कोई बात ही नहीं आएगी। सो ये जो तुम्हारा इट रीड्स बिफोर राइट, यानी कि दोनों जो ट्रांजैक्शन थे उन्होंने क्या किया, रीड किया है बिफोर राइट। सो नो क्या बोलते हैं इसको, नो ऑर्डरिंग, यानी कि यहाँ पे कोई भी ऑर्डरिंग नहीं आएगी और रूल 2 अपने आप सेटिस्फाइड होगा। क्यों रूल 2 सेटिस्फाइड अपने आप होगा, देखो यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन का यूज करके इस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई रीड नहीं किया गया, या फिर इस ट्रांजैक्शन का यूज करके इस ट्रांजैक्शन में कोई भी रीड नहीं किया गया, सिंपली ए और बी को रीड किया है, कोई ट्रांजैक्शन का दूसरा इसका इधर कोई यूज नहीं किया गया, इसीलिए यहाँ पे तो ये रूल अप्लाई ही नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई ये रूल अपने आप सेटिस्फाइड हो गया। अब हम फाइनल राइट के ऊपर चले जाते हैं। तो हमने फाइनल राइट ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो फाइनल राइट ए के लिए क्या है, T1 है, और बी के लिए क्या है, T2 है, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है ना। तो लेट्स तो फाइनल राइट हमारा फाइनल राइट ए का क्या है, T1 है, और बी का क्या है, T2 है। तो अब हम चेक करेंगे फॉर दिस कंडीशन। तो ये कंडीशन आई थी, तो इसके लिए हम चेक करेंगे इनिशियल इस ये तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है, तो ये कंडीशन अपने आप यहाँ पे लग जाएगी, T1 गोज टू T2 एंड T2 गोज टू T1, ये तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स गो। तो तुम दोनों कंडीशन को चेक करोगे कि हाँ अब अगर इस फाइनल राइट को यूज करके ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो तुम्हारा जो ये है वो शेड्यूल सीरियलाइजेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे नहीं है, वो हम देखते हैं। तो देखो पहले ये कंडीशन लिखोगे T1 T2 से T1 गया और T1 से T2 गया। अब देखो T2 से T1 जब जाता है तो T1 यहाँ पे क्या रहेगा, फाइनल राइट रहेगा, हाँ है ना, फाइनल राइट रहेगा। बट ए के लिए तो फाइनल राइट T1 है, ठीक है, ए के लिए फाइनल राइट T1 है, बट जब बी की बात आती है तब तो वो फाइनल राइट है ही नहीं। फिर से एक बार समझो,
तुमने क्या किया, T2 से T1 वाली कंडीशन चेक करी, T2 से T1 वाली कंडीशन चेक करी, मतलब T1 क्या है तुम्हारा यहाँ पे फाइनल राइट होना चाहिए, तो फाइनल राइट ए के लिए तो T1 है, ए के लिए T1 है, बट जब बात बी की आती है तो वो फाइनल राइट नहीं है, तो ये उसका प्रॉब्लम है। और इसको चेक करोगे, तो T1 से T2 जा रहा है, तो देखो T2 फाइनल राइट होना चाहिए, तो T2 फाइनल राइट किसके लिए, बी के लिए है, T2 फाइनल राइट है बी के लिए, तो ये तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, बट T1 के लिए क्या तुम्हारा बी फाइनल राइट है, नहीं, तो ये अनसेटिस्फाइड रहेगा, तो ये दोनों अगर दोनों सारे ऐसे टिक आ जाते हैं ना तो सेटिस्फाइड हो जाता, बट यहाँ पे ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो तुम्हारा जो रूल है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और अगर रूल सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ये बिल्कुल भी सिराइजेबल नहीं है, यानी कि ये व्यू सिराइजेबल नहीं है। दैट्स योर सॉल्व क्वेश्चन फॉर दिस PYQ। ओके, थैंक यू सो मच।